हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आप सभी का अपनी इस यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निकल क्लास पर। तो गाइस, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट जिसका नाम एनर्जी कंजर्वेशन है, जिसको लगभग कि हर एक ब्रांच में पढ़ा जाता है कॉमनली। इलेक्ट्रिकल की बात करें या फिर सिविल मैकेनिकल, तो सभी ब्रांच में ये सब्जेक्ट पढ़ा जाता है। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट है। तो आज हम इस एक्ट के बारे में जानेंगे और इससे संबंधित जो भी परिभाषाएं हैं उसके बारे में जानने वाले हैं। तो देखिए, इसमें हमने आपको बता दें कि हमारा ये लेक्चर थ्री है। ये हमारा लेक्चर थ्री है। और लेक्चर टू में हमने आपको बताया था कि आपका जो इसमें कुछ नियम थे, जैसे कि हम बात कर लें यहाँ पे एनर्जी मैनेजमेंट एक सिद्धांत क्या था, या फिर जो भी उसके ईसीबीसी कोड क्या होता है, वो चीज़ हमने इसके पहले के वीडियो में बता दिया है। तो यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो जा करके चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट की। और देखिए, इसमें क्या क्या पढ़ना आपको बता दें कि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 क्या होता है, और जो अधिनियम 2010 संशोधन हुआ था उसमें क्या विशेषताएं थी और उसकी महत्ता क्या थी, उसके बारे में जानना है। तो चलिए देखते हैं, हम यहाँ पे जानेंगे एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के बारे में। तो देखिए, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 क्या होता है। तो देखिए, ये जो एक्ट होता है ये जो लागू होता है केंद्र सरकार के द्वारा। ये जो एक्ट केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अप्लाई कर सकती है, ये नियम को अप्लाई कर सकती है। किस लिए? ऊर्जा को सकुशल रूप से उपयोग करने के लिए। मतलब जो भी ऊर्जा है हमारी, उनको अच्छी तरीके से अच्छे ढंग से यूज करने के लिए इन नियमों का यूज किया जाता है। क्योंकि आपको पता है कि जहाँ भी नियम होंगे वहाँ पे क्या होते हैं, प्रावधान ढेर सारे होते हैं। तो अब चलिए देखते हैं क्या चीज़ है यहाँ पे, कि यह एक्ट केंद्र और राज्य सरकारों को ऊर्जा के कुशल उपयोग को सुविधाजनक बनाने और लागू करने का अधिकार देता है। ऊर्जा गहन उद्योगों, प्रतिष्ठानों और वाणिज्यिक भवनों को नामित उपभोक्ताओं के रूप में सूचित करता है। तो देखिए, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ये जो एक्ट हमारा है, केंद्र सरकार हुआ या फिर राज्य सरकार हुई, इस नियम को क्या करती है, ऊर्जा के कुशल उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए लागू करती है। और देखिए, ऊर्जा गहन उद्योगों, देखिए नियम कहाँ कहाँ पे लागू होता है, ऊर्जा गहन उद्योगों हुआ, प्रतिष्ठान हुआ, वाणिज्य भवन के नामित उपभोक्ताओं के रूप में सूचित करता है। ये जो नियम होता है इन लोगों के लिए लागू होता है। और देखिए आगे क्या चीज़ है कि और नामित उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा की खपत के मानदंडों और मानकों को निर्धारित करता है। मतलब जो ऊर्जा हमारी है, एनर्जी जो है, उसका जो कंजर्वेशन है, हमें कितना कंजर्व करना है, उसके अनुसार नियम बनाए गए हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें फॉलो करना है। अगर हम उसको अनफॉलो करेंगे तो हमारे ऊपर दंड भी उस नियम के अनुसार दंड भी लगेगा। तो ये सारे नियम यहाँ पे अप्लाई किए गए ताकि हम ऊर्जा को अच्छे रूप से यूज़ कर सकें, उसका हम जो है अच्छे से दोहन कर सकें, उसका जो है अन उपयोग ना कर पाएँ। और देखिए, यहाँ पे बात करें आगे का जो हमारा टॉपिक है, अधिनियम में उल्लिखित परिभाषाएं, यानी कि डिफिनेशन एज आउटलाइन इन द एक्ट। हमारा जो एक्ट 2001 था उसके अनुसार जो भी परिभाषाएं दी गई हैं, जैसे कि इमारत क्या होती है, इमारत क्या होती है यहाँ पे, अगर हम बात कर लें ईसीबीसी कोड क्या, ईसीबीसी बिल्डिंग क्या होती है, तो इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। उपभोक्ता क्या होता है इसके अनुसार, इसके अनुसार ऊर्जा क्या होती है, इन सब परिभाषाओं को जानेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। तो देखिए, यहाँ पे पहला आपका है इमारत, यानी कि बिल्डिंग। तो अगर हम बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग क्या होती है, आपने तो ऐसे पढ़ा ही होगा कि बिल्डिंग में ढेर सारे जो आपके बिल्डिंग बने होते हैं घर का। तो इसके अनुसार देखिए बिल्डिंग क्या होती है, आप इसके अनुसार जानेंगे कि इमारत किसी भी संरचना या निर्माण को निर्माण के हिस्से को कहते हैं। मतलब कोई भी संरचना हुआ या फिर किसी भी चीज़ का निर्माण हुआ, उसको हम क्या कहेंगे, इसके अनुसार इमारत बोलेंगे, जिसमें हमारा एनर्जी जो है यूज होगा, इसमें एनर्जी से चीज़ें क्या होंगी, यूज होंगी। मतलब कोई भी संरचना हो गया या फिर कोई भी निर्माण हो गया, उसको हम क्या बोलेंगे, इमारत कहेंगे, जिसको ऊर्जा संरक्षण भवन कोड से संबंधित नियमों के बाद अधिसूचित किया गया हो। मतलब जो भी हमारा इमारत होगा, वो ईसीबीसी कोड, जो हमारा ईसीबीसी नियम है, ईसीबीसी हमारा क्या है, नियम है, उसके अनुसार जो है वो क्या हो, अधिसूचित किया गया हो, तो हमारा इमारत कहलाएगा। अब देखिए आगे क्या लिखा गया है कि इसमें 100 किलोवाट, यानी कि 100 KW या फिर 120 KV एम्पियर, यानी कि इसमें क्या हो, 100 किलोवाट हो या फिर इससे अधिक, यानी कि 120 किलो वोल्ट एम्पियर। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि और उससे अधिक की अनुबंध मांग का भार इस्तेमाल व्यवसाय के लिए किया जाता है। मतलब अगर हम बात कर लें यहाँ पे कोई भी हमारी बिल्डिंग हुई, मतलब हम बात कर लें कोई भी हमारा विद्यालय मान लेते हैं, अगर एक हिसाब से हो गया, कॉलेज हो गया, तो उसमें कितने किलोवाट का जो है हमारा कनेक्शन रहेगा,
या फिर उसके अनुसार जो भी मान लेते 120 केवीए का कनेक्शन रहेगा या फिर उससे ज़्यादा रहेगा, तो उसके अनुसार जो है यहाँ पे क्या होता है कि इमारत को दिया जाता है सारी चीज़ें नियम के अनुसार। ईसीबीसी एक नियम होता है, उसके अनुसार सारी चीज़ें यहाँ पे दी जाती है। तो मतलब ऐसी जो संरचना होती है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, इमारत कहते हैं। तो आशा करते हैं आपने इमारत को समझ लिया होगा कि इमारत क्या होती है। तो आप इसको फिर से समझ लीजिएगा एक बार से वीडियो को रिवाइज करके। देखिए यहाँ पे आपका जो इसमें दूसरी परिभाषा है नामित एजेंसी, यानी कि डिजिग्नेटेड एजेंसी क्या होती है। देखिए एजेंसी क्या होती है इसके अनुसार, नामित एजेंसी का मतलब एक ऐसी एजेंसी है जो राज्य के भीतर इस अधिनियम के प्रावधानों का समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेट, और समन्वय का मतलब इकट्ठा करना, और विनिमय विनिमय यानी कि रेगुलेट करना, और परिवर्तन यानी कि इन्फोर्स करना। देखिए नामित एजेंसी क्या होती है कि कोई भी एक ऐसी एजेंसी जो आपके नियम है, जो एक्ट हमारे हैं इसके अनुसार जो है चलेगी वो, और क्या करेगी, जो भी उपभोक्ता होंगे उस नामित एजेंसी के उपभोक्ता होंगे, जो भी हमारे कंज्यूमर होंगे, उनको क्या करेगी, इन नियमों के अकॉर्डिंग क्या करेगी, उनको एनर्जी को फॉलो करवाएगी, यानी कि उनका समन्वय करवाएगी। अधिनियम का कोई है क्या है, जो अधिनियम हमारा है उसके प्रावधान का समन्वय करवाएगी, उनको फॉलो कराएगी। रेगुलेट मतलब फॉलो करवाएगी। परिवर्तन परिवर्तन का मतलब ये हुआ कि अगर जो भी उपभोक्ता होगा अगर उसका मिसयूज कर रहा है, एनर्जी का मिसयूज कर रहा है, तो क्या होगा कि उस पर इन्फोर्स यानी कि उसके जो है क्या कहते हैं कि उसके जो भी मकान होगा या फिर जो भी उसने व्यावसायिक चीज़ खोली होगी उस पर जो है छापा पड़ेगा। तो ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे आप समझ सकते हैं। तो एक बार फिर से बता देते हैं क्या होती है नामित एजेंसी। देखिए नामित एजेंसी का मतलब एक ऐसी एजेंसी है जो राज्य के भीतर इस अधिनियम के प्रावधानों का समन्वय और विनिमय मतलब रेगुलेट्स और परिवर्तन इन्फोर्स करती है। अब चलिए देखते हैं आगे क्या चीज़ है, नामित उपभोक्ता क्या होता है। अब देखिए नामित उपभोक्ता क्या चीज़ होता है, इसके अकॉर्डिंग जो हमारा नियम है, डिजिग्नेटेड कंज्यूमर, ऊर्जा के किसी भी उपयोगकर्ता या फिर ऊर्जा के उपयोगकर्ताओं के वर्ग को नामित उपभोक्ता कहते हैं। मतलब कहते हैं कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी हमारी ऊर्जा होगी उसके जो भी उपयोगकर्ता होंगे, ऊर्जा के उपयोगकर्ता जो होंगे हमारे, वही क्या कहलाएंगे, नामित उपभोक्ता कहलाएंगे। तो आशा करते हैं आप नामित उपभोक्ता समझ गए होंगे क्या चीज़ होता है। अब देखिए एनर्जी क्या होती है। आपने एनर्जी को तो ऐसे जान ही लिया कि एनर्जी क्या चीज़ है, कार्य करने की क्षमता है। जबकि यहाँ पे आपको जानना है इस नियम के अनुसार कि एनर्जी किस प्रकार से डिफाइन किया गया है। देखिए जीवाश्म ईंधन हो गया, परमाणु पदार्थ या फिर सामग्री कोई, हाइड्रो बिजली से प्राप्त ऊर्जा का कोई भी रूप, और ग्रिड से जुड़े ऊर्जा या फिर बायोमास के नवीकरणीय स्रोत से उत्पन्न विद्युत ऊर्जा या फिर बिजली को ऊर्जा कहते हैं। मतलब ऊर्जा यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो आपका जीवाश्म ईंधन है उससे जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है, और जो हमारा परमाणु है उससे जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है, या फिर हाइड्रो बिजली पावर प्लांट है उससे जो ऊर्जा मिल रही है, या फिर अगर हम बात कर लें बायोमास से या फिर नवीकरणीय जो हमारे स्रोत हैं, जैसे कि हम बात कर लें यहाँ पे हमारा जो हो गया क्या कहते हैं ज्वार भाटी ऊर्जा, या फिर हम बात कर लें पवन ऊर्जा। तो ये सब जो हमारी ऊर्जा के स्रोत हैं, इन सब से जो भी ऊर्जा मिलती है उसी को हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। तो आशा करते हैं आपने एनर्जी को समझ लिया होगा। अब चलिए देखते हैं कि एनर्जी एडिट क्या होता है। देखिए हर चीज़ का क्या होता है, एडिट का मतलब ये हुआ एनर्जी एडिट का कि लेखा जोखा करना। तो अभी इसको हम आपको बता दे रहे हैं क्या है। देखिए पढ़ लीजिए पहले कि ऊर्जा लाभ के सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन, निगरानी यानी कि मॉनिटरिंग, और विश्लेषण यानी कि एनालाइज सहित तकनीकी रिपोर्ट यानी कि टेक्निकल रिपोर्ट प्रस्तुत करने को, जिसमें लागत लाभ विश्लेषण के साथ ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए सिफारिशों सिफारिशें भी शामिल होती हैं, और ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए एक कार्य योजना भी होती है, उसको एनर्जी एडिट कहते हैं। मतलब एनर्जी एडिट का मतलब ये हुआ कि एक लेखा जोखा होता है ऊर्जा का, कि हमने ऊर्जा का कहाँ पे यूज़ किया और कहाँ पे जो है सारी चीज़, मतलब कितनी कितनी ऊर्जा को हमने यूज किया, कितनी चीज़ें जो भी था उसका हम क्या करते हैं एक जो है बनाते हैं, एक अच्छे से फाइल बनाते हैं, उसमें जो है सारा लेखा जोखा रहता है। तो एनर्जी एडिट आप इस प्रकार समझ सकते हैं। इसके अनुसार क्या होता है कि सारी चीज़ें सत्यापन होता है, वेरिफिकेशन भी होता है, और निगरानी भी की जाती है, और विश्लेषण भी इसी के अनुसार किया जाता है। तो आशा करते हैं एनर्जी एडिट आपने समझ लिया होगा। अब चलिए देखते हैं आगे क्या चीज़ है कि आपका जो एफ वाला है यानी कि ऊर्जा संरक्षण भवन कोड, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड क्या होता है। देखिए क्या होता है कि ऊर्जा खपत के मानदंड और मानक जो कि क्षेत्र के प्रति वर्ग मीटर के आधार पर व्यक्त किए गए हों उनको ऊर्जा संरक्षण भवन कोड कहते हैं। तो देखिए एक मानक होगा,
हमारा जो नियम होगा उसके अनुसार एक मानदंड होगा, एक मानक होगा, है ना दोस्तों। तो उसके अनुसार जो होगा कि किसी भी क्षेत्र के प्रति वर्ग मीटर के आधार पर व्यक्त किए गए हों, तो हमारी क्या कहलाएगी, वही जो ऊर्जा मतलब प्रति वर्ग के अनुसार ऊर्जा खपत जो हमारी होगी, एक मानदंड के अनुसार, एक मानक के अनुसार प्रति वर्ग मीटर जो है व्यक्त की गई हो, यानी यूज की गई हो, उसी को हम क्या कहेंगे, ऊर्जा संरक्षण भवन कोड कहेंगे। मतलब कोई भी बिल्डिंग होगी, आप इसको ऐसे समझिए कि कोई भी बिल्डिंग मान लेते हैं हमारा, जो कि ECBC नियम फॉलो करने का मतलब ये हुआ, ECBC कोड का मतलब ये हुआ, कोई बिल्डिंग हमारी है, अगर हम इसमें ECBC नियम अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा कि इसमें जितनी भी ऊर्जा यूज होगी वही हमारी क्या कहलाएगी, मतलब ऊर्जा खपत जो होगा हमारा मानक दंड के अनुसार, मानदंड या फिर मानक के अनुसार जो भी ऊर्जा हमारा खपत होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, ऊर्जा संरक्षण भवन कोड कहेंगे। यानी ऐसे बिल्डिंग को हम ऊर्जा संरक्षण भवन कोड का नाम दे सकते हैं। तो आशा करते हैं आपने ऊर्जा संरक्षण भवन कोड को अच्छे से समझ लिया होगा। अब चलिए देखते हैं आपका जो अगला टॉपिक है, यानी कि अगली जो इसमें डिफिनीशन है, ऊर्जा ऊर्जा खपत मानक, यानी कि एनर्जी कंजप्शन स्टैंडर्ड क्या होता है। देखिए, कोई भी प्रक्रिया हुई या फिर ऊर्जा खपत मानक को हम क्या कहते हैं, मानकों को ऊर्जा खपत मानक कहते हैं। तो देखिए, अगर हम कोई भी मान लेते हैं एनर्जी का कोई प्रोसेस हुआ या फिर ऊर्जा खपत मानक हुआ। अब देखिए, ऊर्जा खपत मानक मतलब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई भी चीज़ का एक मानक होता है, उसी के अनुसार चीज़ें फॉलो होती हैं। तो उसी प्रकार से जो हमारी ऊर्जा है उसका भी एक मानक रूप बनाया गया है, मानक तय किया गया है, जिसके अनुसार जो है हमें ऊर्जा का दोहन करना है, हमें ऊर्जा का यूज करना है। तो यही चीज़ हमारी क्या कहलाई दोस्तों, ऊर्जा खपत मानक कहलाती है। यानी कि प्रक्रिया और ऊर्जा खपत मानक के मानकों को ऊर्जा खपत मानक कहते हैं। तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझ गए होंगे। और अगर देखिए वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करते चलें और दोस्तों में अपने इस चैनल को शेयर भी कर दें। और देखिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, यहाँ से इसका PDF और जो भी इन्फॉर्मेशन हम यूट्यूब पे नहीं दे पाते हैं वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो आप उसको ज्वाइन कर लें, इसी चैनल के नाम से टेलीग्राम भी चैनल है। अब चलिए देखते हैं आगे जो हमारा है, ऊर्जा ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र क्या होता है। देखिए, एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट क्या होता है। इसके पहले की वीडियो में हमने इस टॉपिक पर चर्चा की थी कि ये सर्टिफिकेट किसको दिया जाता है। तो इसमें बता देते हैं। देखिए, ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र का मतलब नामित उपभोक्ताओं को जारी किया गया कोई भी ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र है। तो देखिए, ऊर्जा सेविंग सर्टिफिकेट का मतलब ये हुआ कि कोई भी हमारा जो नामित उपभोक्ता होगा, यानी कि कोई भी एजेंसी से जुड़ा होगा। अब देखिए, एजेंसी मतलब BEE से मतलब जुड़ा होगा। BEE मतलब ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, एक मतलब क्या कहते हैं, एक ये मतलब संस्था होती है, बोर्ड होता है, जो कि ऊर्जा का मतलब ये देख रेख करता है कि ऊर्जा को हमें किस प्रकार से संरक्षित करना है। तो BEE इसके अनुसार बनाया गया है। तो देखिए, ये क्या करता है कि इससे जो भी नामित उपभोक्ता होंगे, इसके नामित जो भी कंज्यूमर होंगे, उपभोक्ता होंगे, वो क्या होते हैं कि जो भी एनर्जी का सेविंग करते हैं, मतलब एनर्जी को अगर कम यूज करते हैं, एनर्जी को अगर बचाते हैं, तो उन्हें एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो उसी सर्टिफिकेट को हम यहाँ पे ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र कहते हैं। तो आशा करते हैं आपने ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र यानी कि एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट अच्छे से समझ लिया होगा। अब चलिए देखते हैं आगे क्या टॉपिक इसमें है, यानी कि उपस्कर या फिर उपकरण क्या होता है। देखिए, अप्लायंसेस या फिर इक्विपमेंट क्या चीज़ है। इसका मतलब है कि कोई भी उपकरण या फिर उपस्कर जो खपत करता है, यानी कि संचरित करता है। अब देखिए, अब कोई भी उपकरण होगा तो ऊर्जा का वो खपत ही करेगा। अगर हम इलेक्ट्रिकली बात करें तो कोई भी उपकरण होगा क्या करेगा, ऊर्जा का उपयोग करेगा। या फिर कोई भी उपस्कर मतलब आप समझ सकते हैं एक प्रकार से उपभोक्ता होगा, उपभोक्ता भी समझ लीजिए। उपभोक्ता भी क्या करेगा, ऊर्जा का दोहन करेगा, ऊर्जा का यूज करेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि इसका मतलब है कि कोई भी उपकरण या फिर उपस्कर जो खपत करता है या फिर संचरित करता है या ऊर्जा की आपूर्ति करता है, और इसमें कोई भी उपकरण शामिल हो, इसमें कोई भी क्या होता है, उपकरण शामिल होता है जो किसी भी प्रकार की ऊर्जा का उपयोग करता है और एक वांछित काम करता है। मतलब ऊर्जा का यूज करके एक क्या करता है, कार्य को करता है, मतलब कोई ना कोई कार्य करता है। तो वही जो चीज़ कहलाता है उपकरण कहलाएगा। और जो कार को करेगा, मतलब अपने कार को करेगा, तो वही हमारा उपस्कर कहलाएगा। उपभोक्ता ही होगा जो उपकरण का यूज़ करके क्या करेगा, अपने कार को करेगा। तो आशा करते हैं आपने उपकरण या फिर उपस्कर चीज़ें जो थी समझ ली होंगी। अब चलिए देखते हैं इसमें क्या चीज़ है, ब्यूरो की शक्तियाँ और कार्य। देखिए, पावर एंड फंक्शन ऑफ ब्यूरो क्या होता है। यानी जो हमारे BEE आपका जो एक संस्था बनाई गई है, उसके जो इस नियम के अनुसार, इस अधिनियम 2001 के अनुसार क्या इसके कार्य हैं और इसको कौन सी पावर दे रखी दी दी गई है इस नियम के अनुसार,
उस चीज़ को हम समझेंगे। और एग्ज़ाम में ये आपका 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, तो इसको आप अच्छे से समझिएगा। तो देखिए ब्यूरो की शक्तियाँ और कार्य क्या चीज़ है। तो अब चलिए समझते हैं क्या चीज़ है। देखिए ब्यूरो इस अधिनियम के तहत, यानी कि ये जो अधिनियम यानी कि 2001 हमारा नियम है, इसके तहत क्या है कि मौजूदा संसाधनों और बुनियादी ढांचे में रहते हुए नामित उपभोक्ता जो हमारे होंगे, नामित एजेंसियां जो होंगी इससे जुड़ी, या फिर अन्य एजेंसियां जो होंगी, उनके साथ प्रभावी रूप से समन्वय करता है। मतलब क्या करता है, इनसे बातचीत करता है, उनसे जुड़ा रहता है और बताता रहता है कि हमारा जो अधिनियम 2001 क्या कहता है। जैसे कि हम अगर बात कर लें ईसीबीसी कोड के अनुसार, ईसीबीसी यानी कि जो हमारी बिल्डिंग कोड, हमारा जो नियम है, वो उसके अनुसार हमें क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, कितनी ऊर्जा का हमें यूज़ करना है। तो वो सारी चीज़ें ये हमारा एनर्जी का हमारा जो BEE होता है हमें बताता है इस नियम 2001 के अनुसार। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे समझना है। तो देखिए आपको दिखा देते हैं यहाँ पे, देखिए क्या क्या चीज़ें और इसमें है कि ब्यूरो ऐसी शक्ति का प्रयोग कर सकता है जिन्हें इस अधिनियम के तहत या विशेष रूप से शामिल किया गया है, इन शक्तियों में शामिल है। तो देखिए ब्यूरो मतलब एक ऐसी शक्ति का यूज़ कर सकता है जो इस अधिनियम यानी कि 2001 हमारा अधिनियम है, उसमें विशेष तौर पर शामिल किया गया है इसे। और जो शक्तियाँ हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन वाइज हमने यहाँ पे बता रखा है। देखिए धारा 14A के तहत अधिसूचित करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं और ऊर्जा खपत मानकों के लिए केंद्र सरकार के मानदंडों को सिफारिश करना। मतलब जो हमारी धारा 14A हमारी जो कह रही है, वो क्या कह रही है कि जो भी हमारी इसके अनुसार जो भी आवश्यक प्रक्रिया होंगी, ऊर्जा खपत जो मानक होगा, वो क्या होगा कि केंद्र सरकार के मानदंडों की सिफारिश करना, यानी कि इसके केंद्र सरकार से क्या करना, इसकी सिफारिश करना है। और देखिए दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे कि आप देखिए एग्जाम्पल के रूप में बता दिया गया है कि जैसे कि ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र जारी करने के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश करना। मतलब जो भी कंज्यूमर होंगे वो क्या करेंगे, देखिए इसको आप अच्छे से समझिए। जो भी उपभोक्ता होंगे वो क्या करेंगे, इस मानक के अनुसार यानी कि इस अधिनियम 2001 के अनुसार अगर चीज़ों को फॉलो करते हैं, चीज़ों को फॉलो करके, इस अधिनियम को फॉलो करके ऊर्जा की बचत करते हैं, ऊर्जा की क्या करते हैं, बचत करते हैं, सेविंग करते हैं, तो क्या होगा कि सरकार से हम सिफारिश कर सकते हैं। मतलब जो आपकी BEE आपकी संस्था है, एजेंसी है, वो क्या करती है, सरकार से सिफारिश करती है कि इस कंज्यूमर के लिए, इस उपभोक्ता के लिए एक सर्टिफिकेट बनाया जाए क्योंकि इसने ऊर्जा की बचत की है इस नियम के अनुसार। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। तो आशा करते हैं आपने इसे अच्छे से समझ लिया होगा। अब देखिए बी वाला क्या दिया गया है कि धारा 14 के खंड D के तहत उपकरणों पर लेबल का प्रदर्शन करने के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश करना। तो देखिए जो भी उपकरण हमारे होते हैं, जैसे कि हम बात कर लें यहाँ पे जो भी हमारे छोटे छोटे फ़ैन हो गए, या फिर हम बात कर लें फ्रिज की, तो उस पे देखिए स्टार रेटिंग अब दी जाती है। स्टार रेटिंग का मतलब ये होता है कि ये जो उपकरण होगा, जितनी ज़्यादा स्टार रेटिंग होगी, अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे 5 स्टार रेटिंग है, मतलब क्या है कि ये कम से कम ऊर्जा का यूज़ कर रहा है, कम से कम ऊर्जा का यूज़ कर रहा है। तो ये चीज़ भी, ये अधिनियम 14 के खंड D के तहत ये चीज़ बताया जाता है कि लेबलिंग करना उपकरणों पर, और इसकी सिफारिश भी की जाती है केंद्र सरकार से। तो आशा करते हैं आपने ये चीज़ समझ लिया होगा। और चलिए देखते हैं यहाँ पे आपका जो अगला नियम है, धारा 14 के खंड E के तहत नामित उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा के किसी भी उपयोगकर्ता या फिर उपयोगकर्ताओं के वर्ग को सूचित करने के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश करना। मतलब यहाँ पे क्या है कि जो भी धारा 14 का खंड ई है, क्या कहता है कि जो भी नामित उपभोक्ता यानी कि डिजिग्नेटेड उपभोक्ता होगा, वो क्या करेगा कि ऊर्जा के किसी भी उपयोगकर्ता या फिर उपयोगकर्ताओं के लिए वर्ग को स्वीकृत करने के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश करना, यानी केंद्र सरकार से उसकी सिफारिश की जाती है इस नियम के अनुसार। और इसलिए दिखाते हैं आपको यहाँ पे जो आपका D वाला है कि धारा 14 के खंड P के तहत ऊर्जा संरक्षण भवन कोड के लिए दिशा निर्देशों को निर्धारित करना और उसके लिए उपयुक्त कदम उठाना। तो देखिए जो भी ऊर्जा संरक्षण यानी कि ECBC हमारा जो कोड था, ECBC, उसमें जो भी निर्धारित जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं ऊर्जा यूज़ करने के, उसको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, उसको सिफारिश करना पड़ता है, यानी कि निर्धारित करने के लिए अच्छे मतलब जो कदम उठाने चाहिए, वो हमारा धारा 14 के खंड P के तहत ऐसा बताया जाता है। तो आशा करते हैं आपने समझ लिया होगा कि ECBC हमारा जो कोड था, वो उसके अनुसार जो दिशा निर्देश दिए गए थे, हमारा धारा 14 के खंड P के तहत ऐसा होता है। अब देखिए यहाँ पे जो आपका अगला है, यानी कि ऊर्जा के कुशल उपयोग और उसके संरक्षण के लिए जागरूकता पैदा करने और सूचना का प्रसार करने के लिए आवश्यक सभी उपाय करना।
तो देखिए आपका जो यहाँ पे अगला टॉपिक ये था कि ऊर्जा के कुशल उपयोग, यानी कि ऊर्जा का अच्छे तरीके से हमें यूज़ करना, उसका किस प्रकार से हमें संरक्षण करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जागरूकता हम पैदा करेंगे, मतलब क्या करेंगे, उसका प्रचार करेंगे, सूचना उसकी देंगे। अब प्रचार कैसे करेंगे, टीवी के माध्यम से हम कर सकते हैं, या फिर किसी संस्था के माध्यम से हम ऐसा कर सकते हैं, या फिर किसी विद्यालय में कोई समारोह है तो उसके माध्यम से इसका हम प्रचार प्रसार करते हैं, ताकि जो है हम ऊर्जा का बचत यहाँ पे कर सकें। तो ये नियम हमारा ये कहता है। तो आशा करते हैं ये नियम भी आपने समझ लिया होगा। अब देखिए जो अगला नियम यहाँ पे है कि ऊर्जा और इसके संरक्षण के कुशल उपयोग के लिए तकनीक में कर्मियों और विशेषज्ञों के प्रशिक्षण की व्यवस्था और आयोजन करना। तो देखिए ऊर्जा संरक्षण जो यहाँ पे अगला नियम कह रहा है कि ऊर्जा और इसके संरक्षण के लिए कुशल उपयोग के लिए जो हमारी तकनीक है उसमें जो कार्मिक होंगे और उसके जो विशेषज्ञ होंगे उनको अच्छे तरीके से प्रशिक्षित करते रहना। तो ये भी एक हमारा नियम कहता है। तो आशा करते हैं ये चीज़ आप समझ लिया होगा। अब देखिए आगे जो नियम इसके अलावा हैं, देखिए नियम तो बहुत ढेर सारे, 2001 में इतने नियम हैं कि आप ऐसे याद करते रहेंगे। तो जितने बता दे रहे हैं बहुत ज़्यादा ही हम बता दे रहे हैं, तो इसको आप अच्छे से याद करिएगा ताकि एग्ज़ाम में आप अच्छे से लिख पाएँ। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में परामर्श सेवाओं को मजबूत करना। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में जो भी सेवाएं होंगी, परामर्शदाता जो सेवा देंगे, उसको क्या करना होगा, हमें एक जगह से दूसरी जगह तक, मतलब कंज्यूमर तक पहुँचाना हमारा काम होगा। तो ये सब सारी चीज़ें बताई जा रही हैं यहाँ पे। और देखिए हमारा जो अगला है कि ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना। तो देखिए ऊर्जा संरक्षण का जो भी क्षेत्र होगा या फिर उससे जो भी संस्था जुड़ी होंगी उनका जो है विकास करना, मतलब उन्हें बढ़ावा देना, विकास में उनको आगे तक ले जाना, ये भी हमारा नियम कहता है। और देखिए जो आगे का क्या है, परीक्षण और प्रमाणन प्रक्रिया विकसित करना और उपकरणों की ऊर्जा खपत के लिए प्रमाणन और परीक्षण के लिए परीक्षण सुविधाओं को बढ़ावा देना। तो ये भी हमारा एक नियम है कि जो परीक्षण होगा या फिर जो भी प्रमाण प्रक्रिया होगी, यानी कि सर्टिफिकेशन जो भी होगा, उसको हमें विकसित करना चाहिए। और उपकरण की ऊर्जा खपत के लिए प्रमाणन बनाना चाहिए, जैसे कि जो भी उपकरण हमारा है, जो भी जितनी ऊर्जा खपत कर रहा है उसके लिए सर्टिफिकेट बनाना, और परीक्षण के लिए परीक्षण सुविधा को बढ़ावा देना। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे नियम कह रहा हमारा। तो आशा करते हैं ये भी आपने समझ लिया होगा। और ये सारे नियम जो है BEE के थ्रू फॉलो किए जाते हैं, इसको भी आप जानते रहिए। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि BEE की शक्तियाँ और पावर बताइए, या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ये जो हमारा नियम एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001, तो ये ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको दोनों तरीके से इसको देखना है। अब देखिए आपका जो अगला टॉपिक है इसमें, मतलब अगला नियम है कि ऊर्जा के कुशल उपयोग और इसके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पायलट परियोजनाओं और प्रदर्शन परियोजनाओं के कार्यान्वयन और निर्माण की सुविधा तैयार करना। तो ये भी एक अच्छा नियम है जो कि ऊर्जा के कुशल उपयोग और उसके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ये सारी परियोजनाओं का जो है यहाँ पे हमें कह रहा है उपयोग करने के लिए। तो आशा करते हैं आपने समझ लिया होगा। और देखिए जो आप अगला नियम है क्या है कि ऊर्जा कुशल प्रक्रियाओं, उपकरणों, उपकरणों और प्रणालियों के उपयोग को बढ़ावा देना। तो देखिए जो भी ऊर्जा कुशल में जो भी ऊर्जा को अच्छे ढंग से जो भी यूज़ करने की प्रक्रिया है, उसमें जो भी हम उपकरण या यूज़ कर रहे हैं भी, या अगर हम बात करें जो भी कंज्यूमर हैं या फिर उसके संबंधित जो भी प्रणालियाँ हैं, उसको अच्छे से यूज़ करना और उसे बढ़ावा देना भी यहाँ पे ये नियम हमें बताता है। और देखिए जो अगला है क्या है कि ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के नवीन वित्त पोषण को बढ़ावा देना। तो देखिए ऊर्जा दक्षता परियोजना जो भी हम करेंगे उसके लिए नवीन वित्त पोषण जो होगा उसको बढ़ावा देना भी इस नियम का कार्य है, जो कि BEE के थ्रू हमें बताया जाता है। और देखिए अगला क्या है कि ऊर्जा के कुशल उपयोग और इसके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए संस्थानों को वित्तीय सहायता देना। तो ये भी एक अच्छा नियम है। और देखिए अगला क्या है कि ऊर्जा के कुशल उपयोग और इसके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रदान की गई सेवाओं के लिए उगाही शुल्क लगाना। तो देखिए उगाही शुल्क भी लगाना यहाँ पे ज़रूरी है, क्योंकि जो भी यहाँ पे आप इस नियम के अनुसार जो भी क्या कहते हैं यहाँ पे ऊर्जा आप यूज़ करेंगे, अगर आप क्या करेंगे कि ऊर्जा का अधिक दोहन करेंगे, क्या करेंगे, अधिक दोहन करेंगे, तो उसके लिए आपके लिए उगाही उगाही शुल्क भी लगेगा। तो आशा करते हैं ये नियम भी आपने समझ लिया होगा। और अगला देखिए क्या है इसमें कि निर्दिष्ट नियमों के अनुसार मान्यता प्राप्त ऊर्जा लेखा परीक्षकों की एक सूची बनाना। मतलब जो भी आप ऊर्जा का यूज करेंगे उसका, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, जो भी करेंगे उसके अनुसार क्या करेंगे, एक जो है ऊर्जा लेखा परीक्षकों की एक सूची भी हमें बनाना चाहिए, ये भी नियम हमें बताता है। और देखिए अगला क्या है कि नियम, योग्यता, मानदंड और
शर्तों को निर्दिष्ट करना जिनके अधीन व्यक्ति को ऊर्जा लेखा परीक्षा की मान्यता दी जा सकती हो। मतलब जो भी नियम होंगे, जो भी उसके अनुसार योग्यता होगी और मानदंड भी होंगे, जो भी शर्तें होंगी, उनको क्या करना होगा, हमें निर्दिष्ट यानी कि फॉलो करना होगा, जिनके अधीन व्यक्ति को ऊर्जा लेखा परीक्षा की मान्यता दी जा सकती हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं। और देखिए, आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसको दोबारा से बताया जाएगा। अब देखिए, नियम, समय और अंतराल को निर्दिष्ट करना जिनके अधीन ऊर्जा लेखा परीक्षा आयोजित की जाएगी। यानी जो भी नियम होंगे उसके अनुसार जो समय लगेगा, जो भी अंतराल होगा, जो भी टाइम होगा, उसको हमें फॉलो करना होगा। और जिनके अनुसार क्या होगा कि ऊर्जा लेखा परीक्षा आयोजित की जाएगी। मतलब जो भी आ, हमारे जो ऊर्जा लेखा परीक्षक होते हैं वो उसको भी आयोजित करना, इसका नियम है कि इन सब चीज़ों को वो देखभाल करे। और देखिए आगे क्या है कि नियम, योग्यता, मानदंड और शर्तों को निर्दिष्ट करना जिनके अधीन ऊर्जा प्रबंधकों और ऊर्जा लेखा परीक्षकों के लिए प्रमाणन प्रक्रिया नामित उपभोक्ताओं द्वारा नामित या फिर नियुक्ति की जाएगी। मतलब यहाँ पे कहने का यह है कि जो भी हम नियम होगा, योग्यता होगा, उसके अनुसार क्या होगा, इन शर्तों का हमें फॉलो करना होगा। और जो भी इससे संबंधित जो भी मैनेजर होंगे या फिर जो भी लेखा करने वाला लेखा परीक्षक होगा, वो क्या होगा, अपना सत्यापन यानी कि सर्टिफिकेट प्रक्रिया को भी यहाँ पे देगा। और नामित उपभोक्ता द्वारा नामित नियुक्ति भी की जाएगी, यानी कि जो भी नामित उपभोक्ता होंगे उनको भी सर्टिफिकेट क्या करेगा, प्रदान करेगा। तो आशा करते हैं ये चीज़ आपने समझ लिया होगा। और देखिए आगे क्या है कि शैक्षिक संस्थानों, बोर्डों, विश्वविद्यालयों या फिर स्वायत्त निकायों के लिए ऊर्जा के कुशल उपयोग और इसके संरक्षण पर शैक्षिक पाठ्यक्रम तैयार करना और उनके पाठ्यक्रम में ऐसी पाठ्यक्रम को शामिल करने के लिए उनके साथ समन्वय करना, ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में ऊर्जा प्रबंधकों और ऊर्जा लेखा परीक्षकों के प्रमाणीकरण सहित क्षमता निर्माण और सेवाओं को सुदृढ़ीकरण के लिए परीक्षा आयोजित करना। तो देखिए यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ऊर्जा एनर्जी कंजर्वेशन के लिए यानी कि ऊर्जा की बचत के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। जो भी विद्यालय होंगे, जैसे कि आप भी डिप्लोमा लेवल के छात्र हैं, तो ये जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं एनर्जी कंजर्वेशन, ये इसके पहले नहीं पढ़ाया जाता था। ये चैप्टर अभी जल्दी से पढ़ाया जाने लगा, मतलब जल्दी से आपके सिलेबस में जोड़ा गया है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भी हमारी ऊर्जा बचत से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी, उनको क्या करना है, शैक्षिक संस्थानों में एक सब्जेक्ट के रूप में अप्लाई करना है, ताकि जो है जो भी स्टूडेंट हो इस चीज़ को समझे और ऊर्जा बचत के बारे में जाने और जो है ऊर्जा का अच्छे तरीके से उपयोग करे। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। तो आशा करते हैं चीज़ आपने समझ लिया होगा। और देखिए अगला जो इसमें है कि केंद्र सरकार द्वारा ऊर्जा के कुशल उपयोग और इसके संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कार्यक्रमों को लागू करना। यानी कि जो भी हमारी केंद्र सरकार होगी उसके द्वारा क्या होगा कि ऊर्जा के कुशल उपयोग और इससे इसके संरक्षण से संबंधित जो भी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कार्यक्रम है उसको भी हमें लागू करना पड़ेगा। मतलब जो भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो भी कार्यक्रम होंगे ऊर्जा संरक्षण से रिलेटेड, उसको भी क्या करना होगा, केंद्र सरकार का काम है कि कार्यक्रम को लागू करे और एनर्जी कंजर्वेशन किस प्रकार से हमें करना है उस चीज़ को बताए। तो आशा करते हैं जितने नियम हमने बताए हैं आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये टॉपिक यहीं तक था हमारा। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तो वीडियो शायद काफ़ी लंबी बन ही गई है, तो खैर कोई बात नहीं, आपको पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ना है, और पढ़ना है तो फिर मेहनत तो करना पड़ेगा, टाइम तो देना ही पड़ेगा। अब और अगर आपसे बात करें यहाँ पे, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी वीडियोज़ या फिर अपलोड जो भी नोटिफिकेशन हम चैनल पर अपलोड करें आपसे मिस ना होने पाए। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।